नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजूपुरी गोस्वामी। आज जो हम हिंदी ग्रामर में टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है समास। समास एक ऐसा टॉपिक है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है, चाहे वो पीएसआई हुई, पुलिस सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, उसके बाद में रीट है या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जहां कहीं कुल मिलाकर बात यह है कि हिंदी का सिलेबस जहां डाल रखा है तो वहां पर यह टॉपिक आपको जरूर मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे बढ़िया टॉपिक है और समझने लायक टॉपिक है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं समास पर। समास क्या है, सीधे हम टॉपिक की ओर चलते हैं। समास, देखिए समास, समास शब्द जो है सम धन आस से बनता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि समास किससे बनता है, समास जो शब्द का जो निर्माण होता है वह सम धन आस से होता है। सम शब्द का अर्थ की अगर मैं बात करूं यारो, सम का अर्थ होता है सम्यक या ठीक या उचित। और इस आस शब्द की बात करूं मैं, आस शब्द का अर्थ होता है बिठाना। यानी कि समास का हम एक शाब्दिक एक रूपांतरण करें तो ये हो सकता है कि भाई सम्यक, ठीक या उचित रूप में बिठाना। अब प्रश्न ये बनता है कि भाई सम्यक, ठीक या उचित रूप में किसको बिठाना। तो जब किसको शब्द अगर हमारे दिमाग में प्रश्न आया है तो पदों को, अर्थात जो शब्द होता है, शब्द ही जो वाक्य में प्रयुक्त होता है वो पद कहलाता है। शब्द या जो पद होता है उसको बिठाना, अर्थात पास पास में बिठाना समास होता है। एक सटीक परिभाषा के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन यहां जो शाब्दिक अर्थ निकल कर आया है समास का, भाई सम धन आस, सम्यक, ठीक या उचित रूप में बिठाना। लेकिन किसको बिठाना, पदों को या शब्दों को पास पास में बिठाना समास होता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं हेडिंग की बात करूं, एक सटीक परिभाषा समझने से पूर्व हेडिंग की बात करूं तो हेडिंग से प्रश्न कहां कहां से आ सकता है। देखो, समास शब्द सम धन आस से बनता है, पहला तो यहां से बनेगा। दूसरा, समास शब्द का विलोम है, यहां से भी प्रश्न आता है समास से। कई बार आरएचएमएससी बोर्ड या आरपीएससी द्वारा भी दिया हुआ है कि भाई जो समास शब्द का विलोम है, तो समास शब्द का विलोम जो होता है वह होता है व्यास। अगर प्रश्न पूछते तो क्या होता है, और समास का एक शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है, अगर निष्कर्ष रूप में हम निकाले कि समास शब्द का एक स्पेशल इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है। तो देखो, समास से अगर हेडिंग की बात की जाए तो हेडिंग से प्रश्न जो बनने योग्य है, सबसे पहला प्रश्न समास सम धन आस से बनता है। दूसरा, समास का विलोम है तो समास का विलोम होता है व्यास होता है। और तीसरा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संक्षेप या संक्षिप्तीकरण समास का शाब्दिक अर्थ होता है। अब देखो, समास की एक सटीक परिभाषा समझते हैं, समास में क्या होता है। देखो, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर हमारे समझ में आएगा। जैसे एक शब्द है जल, और एक शब्द है धारा। एक पद यानी एक शब्द लिया हमने जल और एक शब्द लिया धारा। ध्यान से समझना आप। जल ये पहले आया है, इसलिए इसे हम पूर्व पद कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान रखना। समास में एक बार प्रश्न भी पूछा था कि पूर्व पद एवं उत्तर पद होते हैं तो वो किस में होते हैं, तो समास में होते हैं। और ये है जो दूसरा वाला पद है उसे उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद या इसका प्रथम पद, पहला पद, और ये द्वितीय उत्तर पद। अब जब हमने जल और धारा दोनों शब्दों को जोड़ा तो शब्द नया जो बनता है वह बनता है जल धारा।
यानी कि जो सामासिक पद बोलते हैं इसे, सामासिक पद, सामासिक पद क्या बना, जलधारा, इसे ही हम समास कहते हैं। यानी कि अब इसकी एक परिभाषा हम लिखना चाहे व्यवस्थित रूप में तो क्या कह सकते हैं, देखो ध्यान से समझ लो, एक बार मैं बोलूंगा फिर उसके बाद लिखूंगा तो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये तो हुआ पूर्व पद और ये हुआ उत्तर पद। यानी कि दो या दो से अधिक पदों को सम्यक, ठीक या उचित, जिन्हें हम समान भी कहते हैं, दो या दो से अधिक पदों को पास पास में बिठाना, पास का अर्थ बिठाना हुआ, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास में बिठाना समास कहलाता है। एक सटीक परिभाषा हम अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं भाई, परिभाषा दो या दो से अधिक, देखिए ये एक और दो, दो या दो से अधिक पदों को सम्यक, ठीक या उचित, वही भी एक शब्द ले लेते हैं तो को उचित लिख रहा हूं मैं, ये सही रहेगा, उचित रूप में पास पास या समीप कह सकते हो, पास पास में बिठाना समास कहलाता है। और इस जो पद होता है उसे हम सामासिक पद कहते हैं। सामासिक पद भी इसी कहते हैं, ध्यान रखना, बहुत सारों को ये दिक्कत आती है कि सर सामासिक पद किसे कहते हैं, तो जो जब एक या दो दोनों पदों को हमने पास पास में बिठाया उचित रूप में और जो जिस पद का निर्माण हुआ उसे हम सामासिक पद या समास कहते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई आपके, भाई समास किसे कहते हैं। तो समास की परिभाषा आप लोगों के सामने है, दो या दो से अधिक पदों को उचित रूप में, मतलब व्यवस्थित रूप में, ऐसा नहीं जलधारा को धारा जल कर दिया अव्यवस्थित हो गया, तो दो या दो से अधिक पदों को उचित रूप में पास पास में बिठाना समास कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आप सभी के समास की परिभाषा अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आप लोगों की हेडिंग डाल रखी होती है कि समास एवं उसका विग्रह, ज्यादातर जो हेडिंग आती है समास एवं उसका विग्रह, तो आप लोगों को समास के बारे में मेरे हिसाब से अच्छे से, समास की परिभाषा के बारे में अच्छे से पता चल चुका होगा कि समास में क्या होता है। दूसरा कि इसमें ध्यान रखना, पूर्व पद एवं उत्तर पद होते हैं। ये आपके सामने कई बार बोर्ड ने पेपर में भी दिया कि पूर्व पद एवं उत्तर पद होते हैं। ऑप्शन जो होते हैं वो ध्यान से सुन लो, प्रश्न दिया हुआ मिलेगा आपको, पूर्व पद एवं उत्तर पद होते हैं। ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी प्रत्यय। तो ये ध्यान रखना, ये समास में होते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। अच्छे से क्लियर है आपके। चलो नेक्स्ट जो है, देखो समास के बारे में पता चल गया, तो समास एवं उसका विग्रह, विग्रह किसे कहते हैं, विग्रह पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। विग्रह किसे कहते हैं, लिखा होता है समास एवं उसका विग्रह। विग्रह की बात करें हम, विग्रह किसे कहते हैं, तो देखो विग्रह का समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं काल्पनिक रूप में आपके पास में एक 10 सेंटीमीटर लंबा रबड़ है, उस रबड़ की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना आप, एक 10 सेंटीमीटर लंबा आपके पास में रबड़ है। विग्रह किसे कहते हैं, देखो इसको समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं। 10 सेंटीमीटर, अब क्या करते हो कि इस रबड़ को अगर आप दोनों तरफ से खींचते हो, जैसे ये रबड़ रहा आपके पास में, इस रबड़ को दोनों तरफ से खींचते हो, इधर से भी खींचोगे और इधर से भी खींचोगे, तो श्योर है कि इस जो रबड़ है, इस रबड़ की लंबाई में वृद्धि होगी। इस रबड़ की लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज होगा। तो अब जैसे दोनों तरफ से आपने दोनों तरफ खींचा है, तो 10 की जैसे इधर से भी खींचा और इधर से भी खींचा, तो देखो है तो रबड़ वही का वही है, लेकिन इसकी लंबाई मान लो 15 सेंटीमीटर हो गई, तो यानी कि ये वृद्धि हुई, क्या हुई, ये वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है।
जिसे हम बढ़ोतरी कह सकते हो, या विस्तार हुआ इसकी लंबाई में, ये वृद्धि बढ़ोतरी या विस्तार जो होता है इसे हम विग्रह कहते हैं। कैसे कहते हैं, देखो एक सटीक परिभाषा समझेंगे तो पता चलेगा। विग्रह किसे कहते हैं, तो कोई भी शब्द दे रखा हो, उस शब्द के अर्थ में विस्तार करना, वृद्धि करना या बढ़ोतरी करना समास विग्रह कहलाता है। अर्थात जो कोई सामासिक पद दे रखा है, उस सामासिक पद का अगर अर्थ बड़ा कर देते हो, उसे ही हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि अभी जस्ट पूर्व में हमने ये लिया, एक शब्द लिया जल धन धारा, ये जलधारा, समझ में आया। ये जलधारा एक सामासिक पद है। अगर इसकी मैं बात करूं तो देखो ध्यान से समझना, जलधारा यह एक 10 सेंटीमीटर लंबा रबड़ है। अगर इसके अर्थ में विस्तार करते हो तो क्या होगा, ध्यान से समझना, ऑप्शन ध्यान से सुनना। जल में धारा, जल और धारा, जल की धारा, जल के साथ धारा। तो इसका जो समास विग्रह होगा, अर्थात इसका जो अर्थ जो विस्तार होगा वो होगा जल की धारा। अब देखो समझ लो, ये अपने पास में एक 10 सेंटीमीटर लंबा रबड़ था, ये मान लो ये 10 सेंटीमीटर लंबा रबड़ था, लेकिन इसके अर्थ में यानी कि इसको दोनों तरफ से खींचा तो क्या हो गया, जल की धारा 15 सेंटीमीटर हुआ, अर्थात उसके अर्थ में विस्तार हुआ। और ये जो विस्तार होता है या वृद्धि जो होती है, बढ़ोतरी जो होती है, इसे ही हम समास विग्रह कहते हैं। तो एक सटीक परिभाषा क्या बढ़ सकती है, ये हमने प्रैक्टिकल किया है और इसी में से हम निकालेंगे। चलो परिभाषा की बात करते हैं हम। परिभाषा तो देखो, सामासिक पद के, सामासिक पद के अर्थ में, यह अर्थ है, ठीक है, सामासिक पद के अर्थ में विस्तार करना या वृद्धि करना, वृद्धि भी ऑप्शन में आ सकता है, या बढ़ोतरी करना। समास विग्रह कहलाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले समास विग्रह किसे कहते हैं, सामासिक विग्रह किसे कहते हैं, तो कुछ भी नहीं है, जो भी शब्द दे रखा है, सामासिक पद दे रखा है, उसके अर्थ में विस्तार कर दो, उसका अर्थ में वृद्धि कर दो, ठीक है, वही क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा अभी। एक तो समास, समास की परिभाषा जो होती है वो, ठीक है, और दूसरा समास का विग्रह, दोनों चीज आप लोगों के सामने है। जैसे कि विग्रह की बात करूं तो जो भी शब्द दे रखा उस शब्द के अर्थ में विस्तार कर दिया तो वहां क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। ठीक है, तो ये आज आपके एक तो समास किसे कहते हैं और समास विग्रह, दोनों चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, समास के भेद। समास के कितने भेद हैं? सबसे पहले तो प्रश्न यह बनता है कि समास के कितने भेद होते हैं। और ये जैसे भेद की बात आती है तो आप लोग जब मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आपके दिमाग में भी इसका आंसर आ चुका है कि समास के इतने भेद होते हैं, जो भी आपके दिमाग में, माइंड में आ चुके होंगे अभी कि भाई इतने भेद होते हैं। तो अब समास के भेद की बात करूं मैं, तो इसको हम दो प्रकार से तरह समझेंगे कि समास के वाकई में कितने भेद होते हैं। तो इसको समझने के लिए इसको दो प्रकार से विभाजित करेंगे। सबसे पहले समास के भेद की मैं बात करूं, समास भेद, समास के कितने भेद होते हैं, तो इसको दो प्रकार से समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे दोस्तों संरचना के आधार पर, बनावट, स्ट्रक्चर के आधार पर, और दूसरा है समास के सामान्य भेद। तो आपके प्रश्न जो है कि भाई मैंने प्रश्न पूछा था कि समास के भेद कितने होते हैं, तो जो सामान्यतः आप लोग पढ़ते आए, समास के सामान्यतः भेद होते हैं 6 भेद, जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। लेकिन संरचना के आधार पर ये क्या आ गया, लास्ट टाइम पीएसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी प्रश्न पूछा था कि संरचना के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं। ये तो सब बचपन से पढ़ते आए, समास के सामान्य 6 भेद होते हैं। लेकिन संरचना के आधार पर क्या होती है संरचना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो
देखो इसको समझने के लिए समास के जो वेद है उनको समझने के लिए एक नजर में हम एक हिसाब से कह सकते हैं, अपनी परिभाषा भी इनकी लगभग लगभग क्लियर करवा दूंगा मैं आपको इसी वीडियो में, कि समास कौन से समास में क्या होता है एक नजर में भी हम समझ लेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूं, कुछ डिब्बे बना रहा हूं, ध्यान से समझ। ये आप लोगों के सामने, अब बहुत सारे सोच रहे होंगे सर ऐसे डिब्बे हम पहली बार पढ़ रहे हैं, वाकई में आप पहली बार पढ़ रहे हो। सबका अपना अपना एक अनुभव होता है, अपना अपना एक कंटेंट होता है, अपना अपना एक सिस्टम होता है। तो देखो ध्यान से समझना, मैं एक नजर में आपकी पूरी की पूरी परिभाषा क्लियर करवा दूंगा, सभी जितने भी समास है, कौन कौन से जो वेद हो सबकी, और क्या क्या होता है ये भी मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। तो संरचना के आधार पर देखो समझना, मैंने ये चार प्रकार बनाए हैं, तो यानी कि संरचना के आधार पर अगर मैं समास के प्रकार के या वेद की बात करूं तो चार वेद होते हैं। देखो समास के सामान्य वेद 6 होते हैं। कितने वेद होते हैं? 6। लेकिन प्रश्न अगर चेंज कर दिया है कि संरचना के आधार पर या बनावट के आधार पर समास के वेद होते हैं तो 4 होते हैं। तो कैसे होते हैं अभी देखो मैं आपको समझाने वाला हूं। ये मैंने डिब्बे बनाए, ध्यान से समझना आप लोग। ये डिब्बे बढ़ाए, अगर मैं इनको सही और गलत से, राइट रॉन्ग से अगर मैं बढ़ता हूं तो ध्यान से समझ लो। इसको मान लो मैंने राइट कर दिया, इसको क्या करूंगा? रॉन्ग कर दूंगा। पहली कंडीशन ये हो गई है। दूसरी कंडीशन, इसको क्या करेंगे? रॉन्ग, तो इसको क्या कर देंगे? राइट। तीसरी कंडीशन, दोनों को क्या कर देंगे? राइट। चौथी कंडीशन, दोनों को क्या कर देंगे? रॉन्ग। अब मुझे ऐसा कोई पांचवा ऑप्शन बताओ कि सर उसमें ऐसा हो सकता है, डिब्बे बना रखे, डिब्बे को खाली नहीं छोड़ना, तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। सही और गलत, राइट और रॉन्ग से हमने इन डिब्बों को भरा है, तो 4 परिस्थितियां बनी। पहले मैंने इसको राइट किया तो इस सेकंड वाले को गलत कर दिया, फिर गलत से स्टार्ट किया तो राइट कर दिया, दोनों को राइट करा, दोनों को गलत। ये चीज आपके मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट रॉन्ग से बढ़ने का तरीका। ठीक है, अब क्या होता है देखो, संरचना के आधार, हेडिंग डालना कि संरचना के आधार पर इसके चार प्रकार का स्ट्रक्चर ही बनना, पांचवा नहीं बनना है। तो पहला जो है, पहली कंडीशन क्या कह रही, देखो ध्यान से समझ, बहुत ही इजी और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, और आप अपनी जिंदगी में अगर हिंदी से रिलेटेड कहीं क्वेश्चन आएगा और समाज से रिलेटेड, तो आप कभी गलत नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी आप लोगों इस वीडियो के मार्फत से। चलो, पहला स्ट्रक्चर बना रखा है कि पहला राइट कर रखा, दूसरा गलत कर रखा। इसका मतलब ये हुआ पूर्व पद। क्या हुआ? ये पूर्व पद, और ये हुआ उत्तर पद। ये बात तो आपको पता है कि समास में 2 पद होते हैं। पूर्व पद यानी पहले वाला जो पद होता है वो पूर्व पद होता है, और द्वितीय यानी सेकंड वाला जो पद होता है वो उत्तर पद होता है। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहला दे रखा है यहां पर राइट कर रखा है, पूर्व पद राइट कर रखा है, इसका मतलब यह दादा है, ठीक है, वह प्रधान है या मुख्य है, तो ये लिख सकता हूं, ये मुख्य या प्रधान। राइट का मतलब ये मुख्य या प्रधान है। और ये देखो दूसरा पद जो है इसकी कोई महत्वता नहीं, तो इसका मतलब यह है गौण या अप्रधान। ध्यान से समझना आप लोग भी। अब देखो जिस समास में पूर्व पद, देखो राइट का रखा है तो प्रधान हो गया, राइट का मतलब भी प्रधान है यहां पर। राइट का मतलब यहां लिख रहा हूं मुख्य या प्रधान। रॉन्ग का मतलब क्या हुआ? गौण, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, ये 2 कंडीशन हमारे पास में है। ठीक है, राइट कर रखा है यानी मुख्य, पहला पद जो है मुख्य या प्रधान है पूर्व पद, और उत्तर पद अप्रधान हो, तो वह समास कौन सा होता है? ध्यान से समझना। देखो तो वहां जो समास होता है दोस्तों, वह समास होता है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव अगर समास के सामान्यतः भेद की बात करूं तो 6 भेद होते, उसमें भी सबसे पहला जो समास का भेद जो होता है वह होता है अवयवी भाव समास। अब देखो एक नजर में परिभाषा कैसे क्लियर हुई, ध्यान से समझना। जिस समास में, ध्यान से सुनना, जिस समास में
प्रथम या पूर्व पद प्रधान हो एवं उत्तर पद अप्रधान हो, रोंग कर रखा है, अप्रधान हो, तो वह समास कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। तो यानी कि संरचना के आधार पर हमने पहली जो संरचना बनी है वो कौन सी है? पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद अप्रधान हो, वह अव्ययी भाव समास होता है। क्योंकि यहां से भी प्रश्न आता है, मैं आपको क्लियर बता दूं, हम बहुत सारे उदाहरणों में उलझे रहते हैं, जबकि प्रश्न यहां से हेडिंग से डाल देता है। हेडिंग से कैसे डालता है? वो सीधा लिख देगा कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो एवं उत्तर पद अप्रधान हो, वह समास कौन सा होता है? तो वो अव्ययी भाव समास। अच्छे से क्लियर है? चलो नेक्स्ट दूसरे समास की बात करता हूं मैं। देखो ये अब आपको पता चल गया है, रोंग कर रखा है। रोंग का मतलब यह हुआ कि ये जो है अप्रधान है, या गौण कह सकते हो। राइट कर रखा है तो यानी कि हम प्रधान है या मुख्य। दादा है मतलब सेकंड वाला दादा। देखो पहले वाले में क्या, पहले वाला दादा था, अब क्या है? सेकंड वाला दादा। ज्यादा इंपॉर्टेंट किसकी? सेकंड वाले की। तो वह समास कौन सा होता है? तो उस समास की अगर मैं बात करूं तो वह समास जो होता है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष कौन सा समास होता है? तो तत्पुरुष समास। अगर तत्पुरुष समास में भी अगर देखा जाए तो सामान्य भेद की बात करूं तो इसके तीन भेद होते हैं वापस। इधर से अगर मैं संख्या की बात करूं, 3 और 4। स्ट्रक्चर जो बन रहा है कि पहला पद जो है अप्रधान या गौण हो और उत्तर पद यानी सेकंड वाला जो होता है वह प्रधान या मुख्य हो, तो वह समास कौन सा होता है? तो तत्पुरुष समास होता है। और मैं यहां बात करूं तो इसके तीन भेद होते हैं अलग अलग, जो हम सामान्य भेद 6 पढ़ेंगे उसमें। तो सबसे पहला होता है सामान्य या कारक तत्पुरुष समास। सामान्य या कारक तत्पुरुष समास, इसी का दूसरा भेद। और इधर से हम बात करें तो तीसरा बन रहा है, वो होता है द्विगु तत्पुरुष होता है। लेकिन मैं सीधा द्विगु समास लिखूंगा क्योंकि हम जो पढ़ेंगे वो 6 भेद पढ़ेंगे, तो द्विगु समास हमारे सिलेबस में द्विगु समास। फिर इधर से तीसरा और उधर से चौथा अगर बात करें हम, अव्ययभाव सामान्य कारक तत्पुरुष समास कैसे द्विगु हो गया, ठीक है। फिर आता है इधर से तीसरा और इधर से चौथा कर्मधारय समास। कर्मधारय, तो देखो इधर से स्ट्रक्चर की बात करूं तो 2 भेद आपके क्लियर हो गए, और इधर से मैं सामान्य भेद की बात करूं तो 4 भेद आपके क्लियर है। 2 इधर भी बाकी और 2 इधर भी बाकी। अब कौन कौन से देखो आपके समझ में आ जाएगा अभी। फिर नेक्स्ट देखो दोनों को राइट कर रखा है इसने, पहले वाले को भी राइट कर रखा है डिब्बे को, और दूसरे वाले डिब्बे में भी राइट कर रखा। पहले वाला जो डिब्बा है अगर उसकी मैं बात करूं तो ये प्रधान है। क्या है? ये प्रधान है, प्रधान या मुख्य। और ये भी प्रधान या मुख्य। अब देखो ध्यान से समझना, जब एक ही जंगल में 2 शेर आ जाते, ये भी दादा और ये भी दादा, तो दोनों के मध्य में फाइटिंग होगी, द्वंद्व होगा, संघर्ष होगा, लड़ाई होगी। तो यहां पर भी देखो पहले वाला भी दादा है तीसरे नंबर पॉइंट पे, और दूसरे वाला भी दादा। जब दोनों ही दादा है, दोनों भी प्रधान है, दोनों ही मुख्य है, तो उनके मध्य में द्वंद्व होगा, संघर्ष, लड़ाई होगी। तो इस समास का नाम भी दे दिया देखो, द्वंद्व समास। अगर आपसे प्रश्न पूछे कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास। और यहां मैं पांचवें भेद की बात करूं तो यहां पर भी पांचवा भेद होता है द्वंद्व समास। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से अच्छे से, ठीक है। अब एक और है लास्ट, जो है पूर्व पद। पहला वाला पद भी अप्रधान है, दादा नहीं है, क्रॉस कर रखा है, और द्वितीय वाला भी अप्रधान है, क्रॉस कर रखा है। यानी दोनों ही पद अप्रधान है। यहां लिख देता हूं मैं,
अप्रधान, और ये भी क्या है, अप्रधान, जिन्हें हम गौण कह सकते हैं। जब दोनों ही प्रधान नहीं है, दोनों ही दादा नहीं है, तो फायदा कोई तीसरा ही उठाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई तीसरा फायदा उठाता है, इसलिए इसका नाम भी बहुव्रीहि समास दिया गया। क्या नाम दिया गया है? बहुव्रीहि समास। यानी कि छठा भेद जो सामान्यतः बात करते हम, बहुव्रीहि समास। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि सामान्यतः अगर संरचना की बात करूं तो संरचना के आधार पर समास के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं, और सामान्य जो भेद होते हैं वो होते हैं 6 होते हैं। समझ में आ गई बात? 6 भेद कब है और संरचना के आधार पर तो वो 4 कब है, समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, चलो अब देखो मैं एक बार रिपीट करूंगा। रिपीट क्या करूंगा, ध्यान से समझ लो। समास किसे कहते हैं? समास का विलोम क्या है? तो देखते हैं। समास का शाब्दिक जो एक अर्थ होता है व्यावहारिक रूप में, वह संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होता है। समास का विलोम की बात करें तो व्यास होता है। समास का मतलब होता है समधन आस, उचित रूप में दो या दो से अधिक पदों को पास पास में बिठाना समास कहलाता है। जैसे कि एक शब्द जल और एक शब्द धारा। जल एक पूर्ववत पहले वाला पद है, प्रथम पद है, धारा द्वितीय पद है, तो शब्द बन गया जल धारा। ठीक है, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं, ये ध्यान रखना इस लाइन का, क्योंकि ये पद जो होते हैं वो समास में ही होते हैं। फिर समास विग्रह पर मैंने समझाया आपको, विग्रह किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना। समास विग्रह की बात करूं मैं तो कोई भी शब्द होता है, उस शब्द के अर्थ में विस्तार करना, वृद्धि करना, उसका अर्थ बनाना, वह क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। ज्यादातर बच्चों की दिक्कत आती है, सर विग्रह कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं, आप अपने रूप में उस शब्द का अर्थ क्या ले रहे हो, वही विग्रह होता है। जैसे एक शब्द है जलमग्न, अब इसका अर्थ बनाओ आप लोग। जल का मग्न, जल में मग्न, जल और मग्न, जल के साथ मग्न, जल मग्न यानी जल में मग्न, तो इसका समास विग्रह होगा जल में मग्न। यह आपने जो अर्थ बैठा है वही अर्थ विग्रह कहलाता है। यानी कि उस शब्द का अर्थ निकालना अपने आप में क्या होता है, यानी उसके अर्थ में वृद्धि करना क्या कहलाता है, तो समास विग्रह कहलाता है। फिर तीसरा है समास के कितने भेद होते हैं। ध्यान रखना, समास के अगर मैं संरचना की बात करूं तो संरचना के आधार पर इसके 4 भेद होते हैं। स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बना हुआ है, ठीक है, मैंने डिब्बे बनाए, सही और गलत से मैंने उनको भरा है, तो सही किया, फिर गलत, फिर गलत, फिर राइट, फिर उसके बाद दोनों राइट दोनों गलत, ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर बना है 4 प्रकार से। तो संरचना के आधार पर अगर प्रश्न पूछ ले तो संरचना के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं, और सामान्य भेद पूछ ले समास के तो 6 भेद होते हैं। अब देखो संरचना की बात करूं मैं, यहां से जो प्रश्न बनने वाला है 100% एक प्रश्न आने वाला, आप कोई सा भी एग्जाम जो समास का टॉपिक है, तो अगर मैं जिस समास में, ध्यान से समझना प्रश्न कैसे पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो एवं उत्तर पद अप्रधान हो या गौण हो तो वह समास कहलाता है, तो वह अव्ययी भाव समास होता है। जिस समास में पूर्व पद अप्रधान हो एवं उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि पहले वाला गौण है और दूसरे वाला मुख्य है, तो वह समास जो होता है तत्पुरुष समास होता है। फिर उसके बाद में जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो, ठीक है, तो वहां होता है द्वंद्व समास। और चौथा है कि जिस समास में दोनों ही पद अप्रधान हो वह होता है बहुब्रीहि, और जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, ये ध्यान रखना, ये प्रधान की बात, यहां प्रधान की बात कर रहे हैं तो द्वंद्व, और जिसमें अप्रधान की बात आ जाए तो बहुब्रीहि समास होता है। अब इसको परिभाषा को हो सकता है वो अपने हिसाब से लैंग्वेज कैसे भी सेट करके पूछ सकता है, जैसे यूं पूछ ले। ध्यान से समझना, एक प्रश्न जो वर्ड में आया हुआ है, मैं ऐसे मौखिक आप लोगों को सुना रहा हूं। जिस समास में पूर्व पद प्रधान, सॉरी, जिस समास में पूर्व पद अप्रधान नहीं हो एवं उत्तर पद प्रधान नहीं हो वह समास कहलाता है। इसका जवाब आपको लिखना है, ध्यान से सुन लो। जिस समास में पूर्व पद अप्रधान नहीं हो, अप्रधान नहीं हो और उत्तर पद प्रधान नहीं हो, वह समास कौन सा होता है, इसका जवाब आपको बताना है। ठीक है, उसी प्रकार से ये सामान्य भेद की मैं बात करूं
तो स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया, 4 प्रकार का होता है। उसी प्रकार से सामान्य भेद की बात करूं तो इसके 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा कारक यंत्र कारक तत्पुरुष समास, जिसमें मैं आपको कारकों पर आधारित जो भेद होते हैं वो पढ़ाऊंगा, कारक समास कौन कौन से वो पढ़ाऊंगा। तीसरा आता है द्विगु समास, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। द्विगु जो आप संख्या से संबंधित बात करें हम, कर्मधारय समास, इनमें विशेषताओं से संबंधित बात होती है। द्वंद्व, दोनों ही पद प्रदान होता है। बहुब्री, कोई तीसरा ही अर्थ प्रदान होता है। तो इस प्रकार से हमने संरचना के आधार पर 4 भेद और सामान्य भेद जो है वो 6 हमने देखे। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि सर शब्द दे रखा है, उस शब्द में 2 समास दे रखे ऑप्शन में, अब मैं ये वाला समास करूं, ये वाला समास करूं, ये सबसे बड़ी मेरी कंफ्यूजन है। ये हर एक विद्यार्थी की रहती है, ठीक है। तो उस वक्त में, उस कंडीशन में क्या करें। और लास्ट टाइम बोर्ड ने तो सीधा प्रश्न भी दे दिया था। बोर्ड ने जो प्रश्न दिया उस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं, और वो जो आपकी कंफ्यूजन है वो भी दूर कर लेता हूं। चलो शुरुआत करते हैं। प्रश्न ये पूछा था यारो कि आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो लिखा हुआ था समास निर्भर करता है। ऑप्शन है शब्द पर, ऑप्शन बी पद पर, शब्दांश पर, और डी वाक्य पर। इसका क्या जवाब होगा कमेंट में आप लिख सकते हैं। समास निर्भर करता है, फिर मैं इसकी व्याख्या करने वाला हूं। समास किस पर निर्भर करता है, ये उस वक्त कंडीशन लागू हो जाती है जब एक शब्द दे रखा है, एक पद दे रखा है प्रश्न, और पद दे करके उसने पूछ लिया कि भाई ये जो पद है इसमें कौन सा समास है। तो अब आप कंफ्यूजन ये रहती है कि भाई मैं इसमें ये समास करूं या ये समास करूं, और दोनों दोनों भी सही हो सकते हैं। समास किस पर निर्भर करता है ये आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, फिर मैं आपको अब आगे समझाता हूं। चलो समास की निर्भरता की बात करें तो कुछ मैं यहाँ पर वाक्य ले रहा हूं, और उन वाक्यों से हम समझेंगे कि ये किस पर निर्भर करता है। फिर मैं यहाँ इस प्रश्न के ऊपर आऊंगा और मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा भाई ऐसा ये रहता है। जैसे 4 वाक्य लिख रहा हूं आप लोगों के सामने। समास निर्भरता, हेडिंग डाल दी मैंने, समास निर्भरता। सबसे पहला वाक्य है भगवान शिव का त्रिनेत्र खुल गया। पहला वाक्य क्या है, भगवान श्री शिव जी का जो है त्रिनेत्र खुल गया। दूसरा, त्रिनेत्र ने राक्षसों का वध किया। तीसरा, मैं अपने ही नाम लिखूंगा, राजू पीतांबर धारण करता है। चौथा, पीतांबर ने राक्षसों का वध किया। देखो ध्यान से समझना, 4 वाक्य मैंने आप लोगों के सामने लिखे। पहला वाक्य है, ध्यान से समझ लो, समास किस पर निर्भर करता है। यह सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है प्रत्येक विद्यार्थी की, ठीक है। समास किस पर निर्भर करता है, पहला है भगवान शिव का त्रिनेत्र खुल गया। इस वाक्य में कौन सा समास है, आपको जो मैंने सामान्यतः जो 6 भेद बताए उनमें से आपको बताना है, जो आपका अपना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको अपना नॉलेज है, आपने जहां कहीं से भी अध्ययन कर रखा, पढ़ाई कर रखी है समास से तो समास किस पर निर्भर करता है, पहला तो प्रश्न ये था। दूसरा कि समास जो है
निर्भरता से संबंधित मैंने 4 वाक्य दिए। यहाँ पर भगवान शिव का त्रिनेत्र खुल गया, और यहाँ पर त्रिनेत्र शब्द में कौन सा समास है? दूसरा, इसी त्रिनेत्र में यहाँ पर कौन सा समास? तीसरा, यहीं पर मैं बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पर पीतांबर शब्द में कौन सा समास? और यहाँ पर एक और पीतांबर दे रखा है, इस पीतांबर शब्द में कौन सा समास? ठीक है, चारों जगह अगर मैं बात करूं सामान्य जो आप लोगों का जो पढ़ा हुआ जो पुराना नॉलेज है, आपने जहाँ कहीं से भी अध्ययन कर रखा उसके अकॉर्डिंग आपने अपने अपने हिसाब से मन में विचार कर लिया होगा, तो इसमें ये इसमें ये। ठीक है, जो हम प्रश्न हमारा जो टॉपिक है समास किस पर निर्भर करता है, तो भगवान शिव का त्रिनेत्र खुल गया। अगर यहां पर मैं बात करूं त्रिनेत्र, भगवान शिव जी है, वाकई में उनकी तीसरी आंख खुल गई। तो तीसरी आंख लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर देखी जाए तीसरा नेत्र, त्रिनेत्र यानी तीसरी। और जब संख्या की बात आती है तो जिस समास में पहला वाला जो पद होता है वो संख्या वाला होता है, तो वह होता है द्विगु समास। होता है तो द्विगु समास। तो यानी इस त्रिनेत्र शब्द में ही समास की बात करें तो यह समास जो है वहां है त्रिनेत्र शब्द जो है उसमें द्विगु समास। और यही अगर मैं बात करूं, त्रिनेत्र ने राक्षसों का वध किया। अब देखो, त्रिनेत्र ने राक्षसों का वध किया, यहां पर भी त्रिनेत्र आ गए, वाकई में तीसरी आंख ने राक्षसों का वध किया या त्रिनेत्र ने राक्षसों का वध किया? जैसे मैंने बोला या लिखा हुआ है, तो आपके दिमाग में शिव जी के बारे में कल्पना हुई कि भाई शिव जी का नाम लिया जा रहा है, जबकि मैंने यहाँ शिव जी का कहीं वर्णन नहीं किया। दूसरी लाइन में त्रिनेत्र ने राक्षसों का वध किया, जैसे ही बोला और आपके दिमाग में शिव जी के बारे में बात आई है, तो तीसरा अर्थ जब आता है तो वहां होता है, यानी शिव जी के बारे में, तो तीसरे अर्थ की मैं बात करूं तो वहां होता है बहुव्रीहि समास। ये किसकी वजह से हुआ? देखो, शब्द वही का वही है, पद वही का वही है, त्रिनेत्र। एक जगह तो द्विगु समास आ रहा है और एक जगह बहुव्रीहि समास आ रहा है। अब मैं सही कौन सा करूं? तो ध्यान रखना, सही की बात आती है, एक जगह द्विगु आ रहा है, एक जगह बहुव्रीहि आ रहा है, तो वो वाक्य पर निर्भर करता है। आपके एक रेखांकित कर दिया होगा, जैसे कि भगवान शिव का त्रिनेत्र खुल गए, यहाँ पर रेखांकित कर रखा, ऐसे रेखांकित करके देते हैं। विशेष तौर से आपको ध्यान रखना कि वहां वाक्य पर निर्भर करता है, क्योंकि यहां त्रिनेत्र का अर्थ बदल गया और यहां बदल गया, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों के अर्थ अलग अलग है। यह किसकी वजह से? तो इस वाक्य की वजह से। अगर वाक्य नहीं होता त्रिनेत्र त्रिनेत्र रहता, भगवान शिव का तीसरी आंख खुल गई और यहाँ शिव जी ने राक्षसों का वध किया, दोनों जगह वाक्य की वजह से अलग अलग अर्थ आ रहा है। तो इसलिए समास इस पर निर्भर करता है। ये एग्जाम बोर्ड भी दे चुका है। समास की निर्भरता जो करती है वह किस पर करती है? वाक्य पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। क्यों करता है? ये प्रैक्टिकल आप लोग कर चुके हो। ये देखो, फिर है राजू पीतांबर करता है। राजू नाम का कोई व्यक्ति है और पीतांबर पीले वस्त्र, और पीले वस्त्र, वस्त्र की विशेषता पीला, तो इसका मतलब यह हुआ कि पीले वस्त्र की बात की जा रही है, तो विशेषता बताई जा रही है, तो कर्मधारय समास होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कौन सा समास होता है, तो कर्मधारय, कर्मधारय। फिर पीतांबर ने राक्षसों का वध किया। क्या राजू ने राक्षसों का वध किया? नहीं, पीतांबर ने राक्षसों का वध किया। जैसे नाम बात आई है तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित, या विष्णु जी को भी कहा जाता है, लेकिन विशेष तौर से कृष्ण भगवान का वर्णन किया जाता है। तो कृष्ण भगवान का वर्णन की बात करता हूं तो तीसरा अर्थ आता है, और तीसरा अर्थ जो आता है वो बहुव्रीहि समास में आता है। किसमें आता है? बहुव्रीहि समास में आता है। तो यानी कि समास किस पर निर्भर करता है? तो समास वाक्य पर निर्भर करता है, और ये आप लोगों के सामने है। तो देखो, समास, समास विग्रह और समास के भेद, संरचना के आधार पर 4 और सामान्य भेद 6। और समास की निर्भरता, समास किस पर निर्भर करता है, यह भी आपने अच्छे से समझ लिया है कि समास जो होता है वह वाक्य पर निर्भर करता है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो में पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे समास के जो सामान्य जो भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अवयवी भाव समास, तो उसके बाद तत्पुरुष यानी सामान्य कारक तत्पुरुष समास, उसके बाद द्विगु समास, उसके बाद कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मुझे आशा है कि ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, अच्छा समझ में आया होगा, अच्छे से बहुत ही मैंने
सरल तरीके से मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है, और कभी भूलोगे भी नहीं, और जहाँ के एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो इससे संबंधित आप हमेशा सही करके आओगे, ठीक है, मैं गलत की बात करूंगा भी नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक तीसरी करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको।